प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको मेरा नमस्कार। मैंने दिनांक 24 जनवरी 2024 को 26 जनवरी के 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को महोदय को पत्र लिखा। मैं पहले बीजेपी में एमएलए था, तो मेरे बहुत सारे दोस्त एमएलए, तो हम लोग आपस में बात करते रहते। उन्होंने हमको फ़ोन करते रहते थे कि आपसे प्रस्ताव मांगा, क्या आपने अपना वाला प्रस्ताव दे दिया? तो हमने कहा कौन सा प्रस्ताव? में कोई सूचना नहीं। हमने अपने नेता प्रतिपक्ष को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कोई सूचना नहीं। हमने अपने कांग्रेस के कम से कम 20 विधायकों को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कोई सूचना नहीं। मेरे दिमाग में आया कि कल ये कह देंगे कि आपने जमा ही नहीं किया। तो हमने अपने पुराने बीजेपी के विधायक मित्रों से पूछा, तो उन्होंने बोला कमल सोलंकी करके एक डीएस है, डिप्टी सेक्रेटरी, वो सीएम के बिहाफ में फ़ोन कर रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए के कार्य आप लोग प्रस्ताव दे दें, जो भी आपका मन है। तो मैंने तुरंत क्या किया कि उनकी समय सीमा जो थी इतनी तारीख तक दे दे, उसके अंदर ही 26 जनवरी के पूर्व उन्होंने लिखा था। मैंने 24 जनवरी 2024 को एक पत्र लिखा, विषय लिखा आगामी विधानसभा सत्र फरवरी 2024 के अनुपूरक बजट में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को संलग्न सूची अनुसार बजट में स्वीकृत। फिर मैंने लिखा, आपकी योग्यता पर मुझे संदेह नहीं, किंतु कार्यप्रणाली पद की गरिमा के अनुरूप नहीं। ये बड़ी बात। फिर हमने लिखा, प्रथम विधानसभा सत्र के दौरान आपने जब अपनी ओथ ली थी, तो आपने ओथ में ये लिखा था कि बिना भेदभाव, बिना पक्ष विपक्ष, जनहित में हम किसी बिना राग द्वेष के काम करेंगे। इसके बाद जब आपने पहली बार अपना भाषण दिया सदन में, अभी जो पहला वो हुआ था, उसमें आपने कहा था कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हम पक्ष और विपक्ष मिलकर प्रदेश के हित में काम करेंगे। लेकिन ये जो आपका ये, फिर इसमें मैंने लिखा हमने इसमें ये लिखा कि आप मध्य प्रदेश के 6.5 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और पूरा मध्य प्रदेश आपकी ओर बहुमुखी विकास को लेकर देख रहा है, केंद्रित है। जहां भारतीय जनता पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा, वहां दूसरे दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए तो भाजपा को लगभग बराबर मत मिले, कहीं 2-4-5 हज़ार वोट से भाजपा हार गई। फिर मैंने लिखा कि आप 230 में से 230 तो नहीं जीत सकते, 10, 20, 30 तो हारी हैं, मने छूटेंगी। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि लोकतंत्र में 100 में 100? फिर हम इसमें लिखते हैं कि मुझे दूरभाष द्वारा मिस्टर सोलंकी की ये जानकारी हुई और मैं मिस्टर सोलंकी से मिलने गया, तो वो लेने को तैयार नहीं थे मेरे पीए से, तो मुझे जाना पड़ा। तब उन्होंने मुझे पावती दी और मैंने पूरे TSAS के साथ आपके यहाँ जमा करा दी है। जिला पंचायत में कॉपी जमा करा दी, कलेक्ट्रेट में जमा करा दी, और यह संभव नहीं है कि यह बिना आपके निर्देश के अनुसार हो, क्योंकि ये सब काम आपके मुख्यमंत्री सचिवालय से संचालित हो रहा है। इससे आपकी संकीर्णता स्पष्ट नजर आ रही है कि आप कितना छोटा सोच रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश का भला क्या? कृपया करके सभी विधायकों को बराबर से उनका वो करें और मेरे प्रस्ताव पर वो करें। मैंने उनको पत्र दे दिया, उसका उत्तर ये है, देखिए आप, परसों मेरे मेल में आया, परसों मेरे व्हाट्सएप में भी आया, मैसेज में आया, और ये 31 तारीख की, 31 क्या है ये, 31 जनवरी 2023 की डेट पे ये डिस्पैच करके ये इनके कार्यालय से राजेश कुमार सिंह, विशेष कर्तव्य अधिकारी, मुख्यमंत्री OSD ने पत्र लिखा। ये मेरा पत्र है जिसमें मैंने लिखा। फिर ये मेरे कामों की सूची है, ये लिखा। ये तो क्लियर है ना कि इनको मिल गया। 2024। अब जब ये सप्लीमेंट्री बजट आया तो उसमें किसी भी विधायकों के, कांग्रेस के शामिल नहीं। जब सप्लीमेंट्री बजट में, मैं आपके पास मेरी स्पीच है, इसमें देख लीजिएगा,
मैंने कल अपनी स्पीच दी, तो मैंने दिया स्पीच में कि 20 वर्षों से एक ही पार्टी की सरकार है, 18 वर्ष से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं। आज भी लक्ष्मी लाडली की जो नई लक्ष्मी लाडली पैदा हुई वो भी मजदूरी कर रही, रोजगार के आपने अवसर नहीं किया पैदा किए। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में भी कहा है, मैं भी कह रहा हूँ, भारत गांधी के सपनों का देश है। यहाँ की 70-75% आबादी, 80% आबादी गांवों में विकास करती है। जब तक हम गांवों को मजबूत नहीं करेंगे, किसान को मजबूत नहीं करेंगे, उनकी बिजनेस साइकिल नहीं बनाएंगे, तब तक देश नहीं बदलने वाला। जैसे अभी हम गेहूं और चावल बो देते हैं, भगवान की ओर देखते हैं, आपने नहरें भी दे दी, थोड़ा उत्पादन भी बढ़ा, फिर हम उपार्जन केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, बस यहीं तक ना सीमित है खेती। कोई किसान बड़े मुश्किल से बच्चे को पढ़ा पा रहा है, बच्ची की शादी करना है तो 1 डिसमिल 2 डिसमिल ज़मीन बेच पा रहा है। नरसिंहपुर, कुछ इंदौर का बेल्ट, रतलाम, कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ छिंदवाड़ा, जहाँ का किसान संपन्न है। क्यों है? क्योंकि वहाँ शुगर मिल है तो गन्ने का अच्छी कीमत पा रहा है, कहीं मक्के की स्टार्च इंडस्ट्री है तो वहाँ अच्छी कीमत पा रहा है, कहीं आलू के चिप्स बन रहे हैं तो वहाँ वो एक आलू 20 पैसे का बेच रहा है और 20 पैसे के एक आलू से एक पैकेट चिप्स 12 रुपये की बिक रही। वैल्यू एडिशन करने वाला आदमी अच्छा कमा रहा है, किसान कुछ नहीं कमा रहा। अगर कोई किसान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहे तो कम से कम उसको 33 kV लाइन का कनेक्शन लेना पड़ेगा, और फैक्ट्री जमते जमते साल भर लगी जाते हैं, तो उसका एग्रीमेंट है कि कम से कम आपको 27 लाख रुपए का बिल देना ही हो। हम जैसे लोग तो दे लेंगे, एक आम किसान 6 महीना 8 महीना खड़े होते होते उसका प्रोडक्शन नहीं आएगा और 27 लाख का बिल देगा, टूट जाएगा। आपको कम से कम उसमें 50% सब्सिडी देना चाहिए, मंडी टैक्स देना चाहिए। इधर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपने वही चिल्लर बांटो, योजनाओं के नाम पर एक तरह से लोगों को घुमा के नगद पैसा दो, और वोट लेने में आप सक्षम हैं, आप चुनाव भी जीत रहे हैं, और विपक्ष हमारा, हम मानते हैं कि कमज़ोर स्थिति में हैं हम, आप सफल हैं। आपके पास पूरी संभावना थी कि अगर आपकी नीति अच्छी होती और नीयत अच्छी होती तो आज प्रदेश का हाल कुछ और हो जाता। फिर मैं इनको ये सब बातें मैं लिखा, फिर हमने कल भाषण में बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नए मुख्यमंत्री बने हैं, आपकी ओर बड़े लोग बड़ी आशा से देख रहे हैं। आप कुश्ती में चैंपियन, मुक्केबाजी में गोल्ड मेडलिस्ट, तलवारबाजी में 1 नंबर, और आप देश के नामी गिरामी पहलवान हैं, और पहलवान की तीक्ष्ण बुद्धि, और फिर आप यादव, आपकी बुद्धि के, इस बुद्धि के रहते अगर प्रदेश विकास नहीं करेगा तो कब करेगा? हमको पूरी उम्मीद है, दिख रहा है कि आपका जो ये तीक्ष्ण बुद्धि है और जो आपका एकदम निर्मल मन है, इससे जरूर प्रदेश विकास करेगा। कल मैंने इस बीच में बोला, आपके कैसे एक ये बात थी। हमने दूसरा काम ये किया था, एक आपके वीडियो में होगा, जब नीलम मिश्रा विधायक थी उस समय इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को लेकर के केंद्र सरकार की एक योजना थी। केंद्र सरकार की योजना आई थी कि एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ने की। इसमें ये देखिए, मैंने निकाला है फेसबुक से कल ही, माननीय गणेश सिंह जी का, इसको आप लोग फोटो खींच लीजिए, पढ़िए। खींचा? सब लोगों ने खींचा? इसको मैंने सदन में रखा। सदन में मैंने कहा कि इसमें लिखा है, गणेश सिंह जी अपने फेसबुक आईडी से लिखते हैं, सतना से इलाहाबाद के लिए नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। माननीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों की स्वीकृति दी है। दमोह से हटा अमानगंज, जसों, नागौर, सतना, बाया सेमरिया, जवा, सूती, शंकरगढ़, इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसी तरह अयोध्या से चित्रकूट जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ, उसे मैंने
चित्रकूट से सतना तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इन सभी के टेंडर भी जारी हो चुके हैं। क्या गणेश सिंह जी झूठ बोलते हैं? अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। अभी सतना जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला NH7 बेला से जुकेही, दूसरा NH75 बेला से बमीठा, ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग सतना जिले को एक नई सौगात मिल गई है। इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। ये कब की बात है? जब नीलम मिश्रा विधायक थी और फिर वो चुनाव नहीं लड़ी। सांसद जी इन्हीं सब घोषणाओं में चुनाव जीते। हमसे पूर्व विधायक KP त्रिपाठी जी को भी इन सब का लाभ मिला। 5 साल में कोई कोशिश नहीं हुई। कल मैंने लगाया था, मैंने इसको विभागीय प्रस्ताव के तहत मुझे मालूम था, मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाकर लगभग मंजूर करा लिया था, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं था, NHAI का था। मैंने अपना लेटर लिखा था और उसमें NHAI विभाग ने इनसे जानकारी, स्टेट गवर्नमेंट को पत्राचार करते हैं, इनकी जानकारी में आया होगा। तो मुझे लगता है माननीय उप सरपंच महोदय नहीं, क्या नाम है, उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय शुक्ला जी, हालांकि उप मुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, हमने एक लेटर भी लिखा है, उप मुख्यमंत्री पद की संवैधानिक व्याख्या उनके कर्तव्य एवं अधिकार बताएं, जो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। हमें लगता है कि उन्होंने इसमें आपत्ति दर्ज की और ये काम हमारा रोका गया। जैसे ही रोका गया वैसे ही मैंने एक अशासकीय संकल्प होता है कि यदि राज्य सरकार अक्षम है, उसके पावर में नहीं है, वो विभाग जो केंद्र सरकार संबंधित है, एक अशासकीय संकल्प मैंने लगाया, उसको स्वीकार कर लिया गया। इसमें 3 अशासकीय संकल्प स्वीकार हुए थे, 2 भाजपा वालों ने लगाए थे, 1 हमारे। हमें ऐसा लगता है कि 2 भाजपा वालों के किसी योजना के तहत अलग किए गए, मुझे बस अवसर दिया गया, क्योंकि फिर वो तीनों होते तो कुछ और नज़ारा होता। अशासकीय संकल्प में मैंने बहुत अच्छा बोला। मैंने इनको बताया कि साहब आपका क्या चला जाएगा, आज मैं विधायक हूँ, कल जो था आज नहीं है, आज जो है कल नहीं रहेगा। आज मैं विधायक हूँ, जरूरी नहीं कि मैं कल भी रहूँगा, ये समय है, गुजर जाएगा। आपका कुछ जा नहीं रहा, केंद्र सरकार की योजना है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का पैसा है, आप मुझे इसको आप भेज दें। और वहाँ से जो उत्तर आया, वहाँ से जो NH वालों ने उत्तर भेजा है, कहाँ गया, उन्होंने क्लियर कट ये भेजा है। जब विभागीय को भेजा तो उन्होंने NHAI को भेजा। NHAI लिखता है मेरे दोनों प्रश्नों पर, मेरा पहला था, रीवा जिले के विधानसभा सिमरिया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रोड कई वर्ष पूर्व घोषित थी। सतना सिमरिया बाईपास रिंग रोड होकर सिरमौर, डभौरा, शंकरगढ़ जाने वाले मार्ग के निर्माण के समय। दूसरा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिमरिया से मानिकपुर जाने वाला मार्ग, जो उत्तर प्रदेश के जंगल में होकर ख़त्म हो जाता है, मानिकपुर शहर को नहीं जोड़ पा रहा है। इसमें 10-12 किलोमीटर अगर आप केंद्र सरकार को भेज दें तो वहाँ से अगर हल हो जाए, तो इतना पैसा जो लगा है, 39 करोड़ रुपए लगा है, सिमरिया से मानिकपुर जाकर बॉर्डर में जंगल में ख़त्म हो जाता है, आगे उसका कोई उपयोग नहीं। इसमें उत्तर आता है NHAI की तरफ से कि 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क सतना सिमरिया सिरमौर तथा शंकरगढ़ 4 लेन चौड़ीकरण हेतु DPR निर्माण का कार्य पिछड़ा क्षेत्र धार्मिक पर्यटन स्थल की परियोजना BRT बैकवर्ड एरिया रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस में बनाई जा चुकी है। कार्यालय कटनी के अधीन DPR तैयार कराए जाने हेतु स्वीकृत किया गया था, किंतु भारत शासन के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी मोर्थ, जो मूल NHAI, देखिए केंद्र सरकार की सड़क की 3 है, मेन है विभाग मोर्थ, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं, यही जो मैं पढ़ रहा हूँ NH, और दूसरा है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है NHAIDCL जो नॉर्थ ईस्ट में काम करता है। तो उन्होंने लिखा कि यह मोर्थ को राज्यपाल के निर्देशानुसार DPR यथास्थिति में ही क्षेत्रीय कार्यालय सड़क
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र भोपाल माने NHAI भोपाल, चीफ इंजीनियर सरकार का PWD के साथ दिनांक 21/6/19 को त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से हस्तांतरित किया जा चुका। अतः उक्त मार्ग की अद्यतन स्थिति तथा सड़क से निर्माण से संबंधित जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल, यहाँ RO बैठते हैं सेंट्रल के, उनके अंतर्गत चीफ इंजीनियर बैठते। ये तो और इजी था, जब ये उत्तर आ सकता है तो वो उत्तर तो और बगल में वहीं ऑफिस थी, उस उत्तर को उसमें संलग्न नहीं किया गया। मुझे उत्तर तो मिला पर शाम को 7 बजे, उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें अपने आप रूटीन में होना था वो हो जाना था, इनका इसमें कुछ लग नहीं रहा था। इसके बाद आता है अशासकीय संकल्प, उसमें मैंने इनसे काफ़ी अनुनय विनय किया, मैंने कोई ईगो नहीं किया। मैंने यहाँ तक कहा कि मुझे अपने सिमरिया के विकास के लिए, सिमरिया की जनता के लिए अगर आपके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, आपके विनती करनी पड़ रही, मैं वो भी कर रहा हूँ। आप मेरे सिमरिया का विकास न रोकें। आप 230 में से 230 नहीं जीत सकते, अगर 2-4 हार गए हैं और उसमें भी 730 वोट से आप हार गए, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि सिमरिया की आधी जनता ने आपको वोट दिया है, आप सिमरिया का विकास क्यों रोक रहे? तो यही गोलमोल उत्तर। फिर उसमें मंत्री जी का आपके पास स्पीच में है, पूरा आधे घंटे का है। जैसे कोर्ट चलती है ना, न्यायालय, सुई की आवाज़ नहीं बोल रही थी, पूरा सन्नाटा था। शाम को मैंने अपना पक्ष रखा, मंत्री जी ने फिर अपना पक्ष रखा, फिर मैंने अपना पक्ष रखा। फिर मैंने बताया कि ये जब रीवा राज्य था, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने PWD की स्थापना की। फिर 1947 के बाद जब स्वतंत्र भारत हो गया, रीवा राजघराना था, गुलाब सिंह की खखरी मानिकपुर में भी थी, मानिकपुर से लेकर ये उनकी टेरिटरी थी। तब ये जंगली मार्ग हुआ करते थे, और उस जमाने के जो 13 सबसे पुराने स्टेट हाईवे थे, उसमें रीवा, सिमरिया, मानिकपुर था, और वहाँ तक वो खुद जाया करते थे, तब जंगली मार्ग होते थे। बाद में यहाँ तक तो सिमरिया के जो यूपी बॉर्डर है वहाँ तक तो बना दिया गया, वहाँ भी थोड़ा बहुत जंगल थे, वो कट गए, बन गए। अब यूपी में अपना जोर नहीं था, तो आप इसको, तो माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा इसको हम इस आपस में सरकार से बात करके, हमने कहा बिल्कुल आपकी बड़ी कृपा होगी। तो बोले कि आप इस संकल्प को वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा संकल्प वापस लेने को तैयार हैं? तो हमने कहा हाँ, मैं इस संकल्प लेने को आपके आश्वासन पर तैयार हूँ कि आपके प्रयास से हमारा ये काम होगा। फिर हमने कहा कि दूसरे का क्या होगा? तो बोलने लगे कि उसमें ट्रैफिक डेंसिटी, रोड की माल बहुत अच्छी है, ट्रैफिक डेंसिटी कम है। हमने कहा नहीं साहब, मैं इसका इसी विभाग में को समझता हूँ, ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी केंद्र सरकार की योजना है, यहाँ कोई नहीं पूछने जा रहा है ट्रैफिक है कि नहीं। केंद्र सरकार का है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को 4 लेन सड़क से जोड़ना है तो जोड़ना है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं। आप इसका गलत उत्तर दे रहे हैं, आप इसको आप यहाँ के माध्यम से केंद्र सरकार को आप भेज दीजिए, जो डिसीजन होगा। फिर वो बोलने लगे कि नहीं ये संभव नहीं, आप इसको वापस कर लीजिए। फिर माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप अशासकीय संकल्प को वापस ले रहे हैं कि नहीं? तो हमने कहा एक को ले रहा हूँ, एक को नहीं। एक आपके भरोसे कि आप 2 राज्यों से, तो बोले दोनों एक साथ होंगे तो दोनों होंगे, नहीं तो नहीं। तो हमने कहा कि, उन्होंने कहा एक लाइन में हाँ या ना में उत्तर दीजिए, तो हमने कहा ना। तो बोले तो फिर मतदान करा दिया जाए। तो मतदान में उनकी बहुमत संख्या है ही है। तो उन्होंने, उनके नेता ने जो प्रतिपक्ष में के थे, उन्होंने इशारा किया ना, तो पूरे लोगों ने बोला ना, और हमारे लोगों ने बोला हाँ। हमारी संख्या कम थी, प्रस्ताव गिर गया। हमने उनको बताया कि साहब रीवा सिमरिया की रिंग रोड है, इससे अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो हमारा चित्रकूट ये इतनी चीज़ों का फायदा होगा। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना करिए कि सिमरिया बाजार में इतने से ट्रक निकलते हैं, ट्रक वालों से अवैध वसूली की जा रही है। नगर पंचायत सिमरिया द्वारा पिछले 3 वर्षों से, आप सबको पता ही है, विभागीय वसूली के नाम पर प्रतिदिन 3500 कटता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रतिदिन 3500 आए?
और जबकि वहाँ 1 लाख रुपए तक की वसूली है। ट्रक वालों से, दूध वालों से, सब्जी वालों से भयानक मारपीट की जाती, वसूली होती। तो कम से कम ये ट्रक वाले भाई इससे आ जाएंगे तो आप हमको समझिए थाने के पीछे से वहाँ तक ये 15-15 करोड़ रुपए आप लुटा रहे हैं, तो हमें 8-10 करोड़ रुपए दे दीजिए तो हमारा ये काम। तो हाँ की जीत हो गई, ना की हार हो गई। मैंने उनसे कहा कि जनता सब देख रही है साहब, आप क्या कर रहे हो सदन, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, जनता सब देख रही। मैंने वापस इसलिए नहीं ले सकता कि मैं अपने जनता के सामने दोष का भागीदार नहीं बनूंगा, मैं अपने कर्तव्यों को निभा रहा हूँ। और आप हमारे सिमरिया की क्षेत्र की जनता से बदला ले रहे हो, सिमरिया की जनता जरूर इसका समय पर जवाब देगी। एक ये था। दूसरा, हमने विकास के और काम दिए थे। तीसरा, हमने यहाँ पर पूर्वा प्रपात में एक पुलिस थाना खोलने के लिए हमने प्रपोजल रखा। वहाँ गौशाला भी है, पुलिस थाना वो भी है। इतने यात्री जाते हैं, बहुत सारे अराजक काम होते हैं जो लोग चर्चाओं में नहीं आते हैं, बड़े घरों के बच्चे जाते हैं वहाँ के साथ। मैं यहाँ चर्चा नहीं कर सकता, कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि एक ये मैंने याचिका लगाई। चौथा, मैंने एक और याचिका, ये तो मैंने शून्यकाल में लगाया, एक मैंने याचिका लगाई जिसमें मैंने सिमरिया कॉलेज में संकाय खोले जाने हेतु कि हमारे यहाँ कॉलेज तो खुल गई, बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन विज्ञान संकाय, भौतिक, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं है। और जो बीए तक के हैं, और एक तो कॉमर्स नहीं, और जो बीए तक के विषय हैं इनमें कुल 3 टीचर और 10 फैकल्टी टीचर। 10 जो फैकल्टी टीचर हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की पत्नी, इसकी पत्नी, उसकी पत्नी, सब ऐसे लोग भरे हुए। आप सोचिए बच्चों का भविष्य क्या हो। हमने इनसे टीचरों की मांग की, हमने कॉलेज की बात की, हमने रिंग रोड की बात की, अपने दोनों उसकी बात की, फिर पूर्वा प्रपात की बात की। एक और चीज़ हमने मांगी थी, वो कहीं लिखा था ना, 5 चीज़ें थी। ये सब कल ही की चीज़ें। अभ्यावेदन लगाए हैं कुछ स्कूलों में उन्नयन करने के लिए, और कुछ हमारे अभ्यावेदन एक तो कल स्वीकार हुआ लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, पढ़ा हुआ माना गया समय की कमी के कारण। अभी मेरे बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे तरांकित अतरांकित प्रश्न, और इसके अतिरिक्त मैंने पूरे के पूरे ध्यानाकर्षण, धारा 52 में भी जितना मैंने किताबों के खूब अध्ययन किया है। अभी मैं 3 दिन रात को 2:30 बजे सोया हूँ और 5 बजे उठा, और 6 बजे टोकन लेने चला जाता था, 7 बजे विधानसभा, तब नंबर आता था। तब ये दिन रात मेहनत करके और इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, वहाँ ऐसे नहीं बोला जा सकता, वहाँ सब वरिष्ठ विद्वान सदस्य हैं, उनके सामने आधार पे बोलना पड़ता है। मैंने अनुपूरक बजट पे कल बात की है, इनको जरूरत ही नहीं, 38,000 करोड़ रुपए ये खर्च ही नहीं कर। कैग की रिपोर्ट है, जो ऑडिट लेखा की कैग की रिपोर्ट है, मैंने खोल दी उसको, ये देखिए साहब इतना पैसा आपने खर्च किया, इसमें इतना भ्रष्टाचार, आप ये सब कर क्यों रहे हैं। और दूसरा, 3,300 से कर्ज बढ़ाकर आज 44,000 45,000, जो अपने यहाँ का क्या कहते हैं उसको, जीपीडी क्या कहते हैं उसको, जीडीपी का जितने % हम ले सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुरूप, आप मेरी स्पीच में पढ़िएगा, उससे ये बहुत आगे जा चुका है। इसके बावजूद भी ये अनावश्यक कर्ज लेते जा रहे हैं, और कर्ज लेने का एक कल्चर सा हो गया। और पैसे आप देखिए कि किसी ठोस प्रबंधन में ये काम नहीं कर पा रहे। फिर हमने कल अनुपूरक बजट में पूरी बातें बोली। हमने ये बोला कि हमारे यहाँ ये नहीं है, आज भी अधूरे भवन पड़े हुए हैं जिसमें करोड़ों रुपए लगे हैं, कहीं आंगनबाड़ी के, कहीं फलाने के। 20 साल की सरकार हो गई, आप आज भी आपके आंगनबाड़ी भवन नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, अस्पताल नहीं है, इनके लिए आपने कोई प्रबंधन नहीं किया। आपने मनरेगा में मजदूरों के बढ़ाने के लिए कोई प्रबंधन नहीं किया।
जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो एक्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय है 750 रुपये। आज जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना मिल रहा साहब? 65,000 रुपये। पंच को कितना है एक्ट में है? 100 रुपये। अभी इन्होंने पंच का कितना किया है? 150 रुपये। जिला पंचायत अध्यक्ष का 750 से 65,000 कितने गुना हो गया साहब? 70-80 गुना। पंच का कितना किया? 100 का 150, वो भी दिया नहीं। और पंच वही है जिसके घर में 50 वोट बनता है, उसकी पंचायत में भी कोई भूमिका नहीं। हमने कहा इसके लिए आपने क्या प्रबंधन किया? फिर हमने कहा कि जेल, जब से मैं तो जेल कभी नहीं देखा अंदर से, पर मैंने उन्हें बताया कि जेल के कैदी बताते हैं और लोग बताते हैं जिस तरह हम इंसान हैं, किसी ने अगर गलत काम भी कर दिया है तो उसको सज़ा मिलती, पर इंसानियत अपनी जगह है। आप कुल 200 रुपये का बजट दे रहे हैं। अंग्रेजों के ज़माने का कानून चल रहा है, वहाँ आदमी खर्च डाल दिया जाता है, मर जाता है, उसका कम से कम बजट होना चाहिए। पुलिस में आप कुल 200 का बजट दे रहे हैं। आप भर्ती रोजगार के नाम पर कोई बजट नहीं दे रहे हैं। आप खाद्य प्रसंस्करण में बहुत नाम मात्र का बजट दिए हैं। आप कृषि और उसको बढ़ाने के लिए कोई बजट ही नहीं दिए। आप हवाई जहाज़ में बहुत ज़्यादा बजट दिए। मैं बुक नहीं लाया हूँ, मैंने इनका एक एक चीज़ किया कि आप कितना मनी वेस्ट कर रहे हो और कहाँ कहाँ ज़रूरी था वो नहीं दिए हैं। वो मेरी स्पीच में आपको समझ। फिर मैंने राज्यपाल के अभिभाषण में भी पूरी बातें कही कि आपने पिछले अभिभाषण और इस अभिभाषण में एक ही विषय को हम लोगों को सिखाया जाता है, पुनरावृत्ति से बचें, सदन का महंगा समय बचाएं। और राज्यपाल महोदय ने 16 बार जो पिछले दिसंबर में बोला था उसी में लगभग 40% उसी को दोहरा दिया। वही तेदुपत्ता मानक बोरा, वही प्रधानमंत्री जी, वही राम राज्य, वही धर्म। हमने कहा था राम हमारे भी है, हम भी हिंदू हैं, हमारे भी आराध्य हैं, पर उसकी जगह ये नहीं है। उसकी जगह मंदिर है, वहाँ जाके हम अपनी भक्ति प्रदर्शित करें। इसका एक एक मिनट जनता की कीमती पैसे से इतना खर्च आता सदन में, इसमें हम विकास की बात करें, इसमें हम पॉइंट की बात करें, आधा टाइम में देखता हूँ वही कुछ भी हम लोग बोलेंगे, आपको राम पसंद नहीं है, आपको ये पसंद नहीं है, आप वही करके। मुझे लगता ही नहीं है कि ये एक तरह से वैचारिक या शिक्षित सदन। मैंने उसमें पूरी बातें रखी हैं। मैंने उसमें सिमरिया की लूट रखी है, किस तरह नगर पंचायत में, यहाँ तक कि बताया कि सिमरिया नगर पंचायत से मैं 2900 वोटों से आगे हुआ और वहीं से मैं चुनाव जीत गया। ये उसी का नतीजा था जो आप सब्जी वाले, दूध वाले और इनको मार मार के पैसा लूट रहे। और अब तो यादव जी हमारे मुख्यमंत्री, कम से कम यादवों की तो पिटाई रोक लो, कुशवाहा समाज की सब्जी बेचने वालों की तो पिटाई रोक। मैंने ये सब बातें उनसे कही है। अनुपूरक बजट में मैंने बोला है, अशासकीय संकल्प में मैंने बोला है। राज्यपाल के अभिभाषण को आप सुनिएगा, मैंने इनका पूरा खोल के रख दिया है, सब कुछ। राज्यपाल के अभिभाषण में हम बहुत सारे विषय ला सकते हैं। मैंने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है, अपने कॉलेज वगैरह के लिए अभ्यवेदन दिया है। मेरा ये कहना है, ये तो रही मेरी इतनी बातें, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप मेरी इन बातों को जनता तक पहुंचाएं और साथ में वो जो क्लिप है, मेरी बातें नहीं माने। कल सदन वो हुआ है तो कल बहुत सारे रिकॉर्ड आने में 2-3 घंटे लगते हैं। हो सकता है कल संडे को आधा टाइम खुलता है तो वो मिल जाएंगे, लेकिन सीडी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। जो बोलते हैं तो आजकल वो हो गया है ऑनलाइन सा, तो वो आपके पास उपलब्ध है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे बोले हुए चीज़ों को क्रम बाई क्रम जरूर रीवा की पब्लिक को दिखाएं, और उस पर जो हमारे प्रिंट मीडिया के लोग हैं तो जो आपको उचित लगता है और लिखें। मैं विपक्ष का विधायक हूँ। मुझे यदि व्यक्ति लोभ छोड़ दे कि हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और खो देने का भय छोड़ दे कि तुम्हें जो मेरा करना हो कर लेना, मेरा क्या होगा, जो होगा हो जाए, ठीक है ना, तो फिर डर किस बात का। और मैं सब कुछ मेरा है, मुझे तो कुछ ऐसा था नहीं कि फलाने दे गया था तो मेरा कुछ खो जाएगा तो चला जाएगा। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये प्रदेश का भला करेंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये, मैंने कल राज्यपाल के भाषण में पुनः मैंने रिपीट किया कि माननीय राज्यपाल महोदय, आपने लोक संपत्ति विभाग की प्रशंसा की है,
कि लोक परिसंपत्ति विभाग से हमने इतने की संपत्ति बेच डाली। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन ये शर्म की बात है कि हम अपने मूल संपत्तियों को बेचे दे रहे। चलिए ठीक है, उसमें आपने वास्तविक बात यह है कि लोक परिसंपत्ति विभाग से इन्होंने कहीं छोटे से छोटे शहर की छोटी से छोटी जमीन बेची, तो वो भी 28,000 30,000 रुपये स्क्वायर फीट होती है। फिर मैंने जिक्र किया कल पुनः, जैसे पहले दिन किया था, जो जमीन ओपन ऑक्शन में 28,000 रुपये स्क्वायर फीट बिक रही है, उसको आपने सिरमौर चौराहे में 1800 रुपये स्क्वायर फीट कैसे मूल्यांकित कर लिया? बगल वाली को 2200 रुपये आपने कैसे मूल्यांकित कर दिया? और उसके बदले आपने पैसा भी नहीं जमा कराया। लोक परिसंपत्ति में तो कैश मिल रहा है, उसके बदले आप घास लगवा रहे हैं, पार्क सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, वो नदी का क्या बनवा रहे हैं, इको पार्क बनवा रहे हैं। इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, ये कोई ऐसी जरूरत, ये तो कागज का पेड़ भरने के लिए और हजारों करोड़ की जमीन को कौड़ियों के भाव लूट लेने का और बदले में पौधे लगा देने का खेल। आज आप देखिए, कोर्ट के सामने जो सिंचाई विभाग की जमीन थी उसको इन्होंने बेचा कौड़ियों के भाव, और वही व्यक्ति जिसने भी खरीदा है वो सब मिले जुले हैं ये लोग, वो उसका प्लाट काट के 30,000 रुपये स्क्वायर फीट पर रजिस्ट्री करवा। गंगा का चार ये क्या, ये अगर ओपन ऑक्शन करते तो क्या 30,000 रुपये स्क्वायर फीट नहीं आता? क्या जरूरत है कान को घुमा के दे पकड़ने की? तुम खुद ही 30,000 रुपये स्क्वायर फीट ले लेते, तो तुम 2,000 रुपये स्क्वायर फीट लेके इसको दे रहे हो और ये वही पर तुम्हारे सामने 30,000 रुपये ले रहा है। इतना तो समझने लायक चीज़ है कि हो क्या रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोल नहीं रहा था, तो इनकी बातें खुल नहीं रही थी। अभी इन्होंने टेंडर में फिक्सिंग की, अभी इन्होंने आचार संहिता कब लगी थी? आचार संहिता नहीं 9 तारीख को सर, हाँ 9 को लगी ना, 6 को लगी, ऐसा कुछ। उसके 2 दिन बाद हमारे सिमरिया में 100 करोड़ के ऊपर के ये 2 टेंडर लगाते हैं आचार संहिता लगने के 2 दिन बाद, और जिस दिन हम लोगों का रिजल्ट खुला है उसके 1 दिन पहले उसको खोल लेते हैं। और जब हमने इसकी लेटरबाजी की तो ये कहते हैं कि हमने रीवा के राजस्त्री समाचार पत्र में 1 दिन पहले छपा दिया था। आजकल टेंडर का नियम क्या है? ई पोर्टल, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। बंगलौर में बैठा ठेकेदार 150 करोड़ का टेंडर में कंप्लीट करेगा तो वो थोड़ी जानेगा कि रीवा के विंध्य भारत में क्या छपा है, ये थोड़ी देखने जानेगा। आजकल तो ई पोर्टल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका टेंडर फॉर्म बिकने का कोई और साधन हो तो हम उसको मान लें कि भाई ठीक है विभाग बेच रहा है, हम कंप्यूटर में नहीं देख पाए, हम अखबार में देख के खरीदने चले। केवल टेंडर फॉर्म बेचने का केवल एक ही माध्यम है, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो जो उसमें विज्ञापन आएगा वही डेट मानी जाएगी। फिर रूल्स ऑफ फाइनेंस का एक रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैंने लेटर लगा के दिया है, उसमें लिखा है कि कम से कम 4 वीक, जिस दिन आप टेंडर फ्लोट करेंगे उससे 4 वीक का टाइम आपको देना। क्या ऐसी हड़बड़ाहट थी? और उसको यहाँ के यसी सब ने रिकमेंड भी कर दिया, जल्दी 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 कि मंजूर करो। और उसको टेंडर किसका है? नाम तो यहाँ 3-4 चलते हैं, पर पूरा टेंडर एक ही सज्जन। जो भी यहाँ मलाईदार टेंडर होते हैं और एक आध आदमी है, 4-5 लोग हैं काम करते हैं, उनको चेहरा सामने कर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन अलग अलग। तो अब उस टेंडर पे झगड़ा चल रहा है, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर एकदम ही नौकरी का भय नहीं होगा तो ये मंजूर करेंगे। बाकी मैंने हाथ पैर उसमें चारों तरफ से मैंने कॉलम खींच दिए कि जब आप टेंडर ही कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिल सकता, जिस दिन मिलेगा ई प्रोक्योरमेंट से उस दिन से न गिनती करोगे। और वो आचार संहिता के बाद का है। कई तरह के भ्रष्टाचार हैं, ऊपर की सजावट है, और एक गिरोह काम कर रहा है। मुझे ये उम्मीद थी कि सरकार में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, कुछ चीज़ें बदल गई हैं, कुछ चीज़ें बदलेगी, मुझे उसकी उम्मीद कम दिख रही है। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 5 साल में दूध का दूध और पानी का पानी, एक एक चीज़ जनता की जबान पे होगी। अभय मिश्रा, मैं खुद इतनी मेहनत करूँगा, इतने डॉक्यूमेंट्स रख दूँगा
इतनी चीज़ें निकाल के सामने रख दूंगा, इनसे जवाब देते नहीं, क्योंकि कागज बोले, अभिलेख बोले। अभी मैंने जो तारंकी, ध्यानाकर्षण सब लगाया, इनमें इन सब विषयों को लगाया हुआ है। पंचायतों में आप देखिए, पंचायतों में रीवा इकलौता जिला है जिसमें यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजनीतिक दबाव में संविदा कर्मचारियों को सीओ बनाए। गवर्नमेंट का रूल्स है कि राजपत्रित अधिकारी में संविदा कर्मचारी नहीं बैठा जा सकता। अगर मान लीजिए पद खाली है तो उसके बगल में, अगर सिरमौर में खाली है तो गगेव वाले सीओ को चार्ज दिया जाए। जो संविदा कर्मचारी भर्ती होता है, जैसे कोई एनआरजीए के नाम पे भर्ती होता है, कोई वाटर सेट के नाम पे भर्ती होता है, कोई इन्वायरमेंट के, तो उनका एक जॉब चार्ट होता है। उस जॉब चार्ट से हटके वो दूसरा काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने इस तरह से लोगों को बैठाकर ऐसे ऐसे गलत काम कराए हैं। अभी तो मैं जो चुनाव समय कहा करता था कि 2,97,00,000 रुपए ग्रेवल रोड पे इन सब अधिकारियों ने, कलेक्टर से लेकर, उस समय के कलेक्टर से लेकर, वर्तमान मैडम नहीं थी, वर्तमान जिला सीओ थे, बल्कि कुछ इनके हैं, कुछ इनसे पहले वालों के, और ये सब मिलकर रोजगार सहायक के माध्यम से 15-15 लाख करके एक ग्राम पंचायत को 97 लाख, दूसरे को ऐसे 3 करोड़ कुछ लाख रुपए ग्राम पंचायत को दे करके, और वेंडर एक ही व्यक्ति को बना करके, और भांजे भतीजे और सब आदिवासी गरीब सरपंच, उनके ऊपर गुंडागर्दी दादागिरी करके पूरा पैसा सेवरिया में निकल गया है। मैं उसकी भी जांच करवा रहा हूँ, उसका इनसे जवाब देते नहीं बन रहा। और सबसे बड़ी बात, ग्रेवल रोड पे रोक भी है। हम लोग जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो हमारे जब सदस्य बेचारे मांगते थे किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो बगल में सीओ तुरंत लिख देते थे ग्रेवल रोड पे रोक, शासन को प्रस्ताव जाएगा। अब कैसे आपने कर दिया, और केवल एक ही जगह कर दी और बाकी विधानसभाओं में नहीं। पंचायतों में इसी तरह से लूट हुई है। सब चीज़ें मैंने प्रश्न के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से रखी हैं। कुछ हमारा, जैसे हमारे 2 प्रश्न हुए, एक केंद्रीय किचन सेट का, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये हमको हरा दें, मैं विधायकी छोड़ दूंगा। उसमें जो घोटाला हुआ, जिसमें इनको 6 करोड़ रुपए प्रति साल कागज में निकलने हैं, पूरे नगर निगम की स्कूलों में रेडी टू ईट खाना बट रहा है कागज। आपको किसी को न मालूम हो। मैंने बाबा से पूछा कि तुम्हारे यहाँ रेडी टू ईट बट रहा है, तो उसने कहा कि अरे ऐसी कैसी बातें बट रहा है, हम महापौर हैं, मुझे नहीं मालूम। उसका टेंडर जिला पंचायत ने किया है, फंड जिला पंचायत से पेमेंट हो रहा है। बटना नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम वाले को लगता है कि मेरे यहाँ से पेमेंट नहीं है, कैसे बट रहा है, और जिला पंचायत में वो तो एक्सटेंशन हुआ तो फाइल मेरे हाथ में। उसमें 2 साल के लिए टेंडर था, फिर बाद में 3 साल का रूल आया। 2 साल वाले में इन्होंने निविदा बुलाई और एग्रीमेंट करा दिया 3 साल का, और चुपचाप एक्सटेंशन कर दिया 2 साल का, और कागज में सब हो गया। आज भी कुछ नहीं, उसके मेरे पास फुल डॉक्यूमेंट है, मैंने उसको लगाया। उसमें इन्होंने गोल गोल जवाब दिया और मंत्री जी ने उसको, इनके जवाब को मान के मुझे अस्वीकार कर दी। मैंने धारा 52 में कल फिर अपील कर दी, उसमें आधे घंटे की चर्चा मांगी। अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसको स्वीकार करिए और हमारी आधे घंटे की आमने सामने चर्चा कराइए। मैं बताऊंगा कि यह बिंदु क्रमांक 4.1 4.10 का उत्तर दे, और इसके बाद ये 26/7 का जो अगला आदेश आया, उसके पहले वहाँ से भोपाल के जो मध्याह्न भोजन परिषद से उससे स्वीकृति आई, उसके बाद वो नया रूल्स आया। तो जब उस स्वीकृति के आधार पे आप कर रहे हो, जिसमें 2 साल और 1 वर्ष का एक्सटेंशन लिया है, तो नया रूल्स में जिसमें 3 वर्ष और 2 वर्ष लिखा है, उसको कैसे लागू कर सकते? मैंने हम एग्रीमेंट इस टेंडर फॉर्म पे कराए, और एग्रीमेंट करते समय सीधे फॉर्जिंग। रीवा भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ है, नहीं बदलेगा। यहाँ 20 साल से अधिकारी, लोकल अधिकारी बैठे हैं, लोकल कर्मचारी बैठे हैं, सब आपस में एक दूसरे के नाते रिश्तेदार हैं। यहाँ और तो कोई फैक्ट्री खेती है नहीं, सरकारी लूटपाट की कमाई है। माननीय मंत्री महोदय हमारे यहाँ 20 वर्ष से स्थापित हैं, इन्होंने काकस बना के रख लिया है, चाहे जमीन का हो। अब आप बताइए, एक मंडल में विधायकों को क्यों नहीं शामिल किया? केवल लोक निर्माण विभाग, पीएचई, फलाने और अध्यक्ष उसका कलेक्टर।
जो कलेक्टर बोलेगा वही ना वो करेंगे। उसमें एक ज़मीन का मूल्यांकन कर दिया कि ये ज़मीन 1000 करोड़ की नहीं 100 रुपये की है, कलेक्टर रेट से मौके में बेची है तो 30,000 रुपये स्क्वायर फीट बिक रही और कलेक्टर रेट में 1800 ये कर दिया। इसके बदले में उसका नियम ये है कि अगर हम ये ज़मीन दे रहे हैं तो इसी के एक भाग में हमको निर्माण करना है और एक भाग में, जैसे शिल्पी प्लाजा ऐसे ही बना है, अलग से उसको ज़मीन नहीं दी गई, उसी के ऊपर तल पर ऑफिस और नीचे ये है उसका नियम। तो वो ना होकर एक ज़मीन के बदले आप दूसरा ज़मीन दे रहे हो, पार्क दे रहे हो, ये सब कर रहे हो, वो लूट अभी भी बंद नहीं हो रही। और एजेंसी कौन है? एजेंसी है, बना के रखे हैं इसको हाउसिंग बोर्ड को। माननीय शुक्ला जी, माननीय मंत्री महोदय के सगे चाचा ससुर उसमें 9 साल ही थे जब तक ये सब आपका उन्हीं के टाइम में हुआ है। सिंह दुबे, RK सिंह दुबे क्या नाम। उसके बाद मात्र 1.5 या 2 साल में 3 अधिकारी आए, 6 महीने में चले गए, एक साल में। उसके बाद पिछले 6 साल से फिर कोई अनुज प्रताप सिंह स्थापित, इन्हीं के टाइम पे सब कुछ हुआ। देवरा है, देवरा जानते हैं ना, रामनगर के पास देवरा। देवरा में क्या है, कर्नल वहाँ के इलाकेदार थे कर्नल बलवंत सिंह। कर्नल बलवंत सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और लेखक थे जैसे आप लोग। स्वतंत्रता के पहले से वो लिखते थे। स्वतंत्रता के पहले जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1985 में ह्यूम ने की, तो उस समय देश का पहला मान्यता प्राप्त अखबार भारत भ्राता कर्नल बलवंत सिंह ने स्थापित किया। और वो जो भारत भ्राता स्थापित किया उस जगह मालूम कौन सी थी? जहाँ ये गवर्नमेंट प्रेस लगता था, यही वो जगह थी जहाँ उन्होंने स्थापित किया। और वो जब एक लेख लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ तो 1 साल जेल में रहते, फिर जब छूट के आते थे फिर एक लेख लिखते थे, फिर वो जेल में रहते थे। उनके अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखने में उनकी आधी से ज़्यादा जिंदगी जेल में चली। और उस जगह को गवर्नमेंट प्रेस को सौंदर्य संग्रहालय बना दिया। वहाँ पत्रकार भवन होना चाहिए था, वहाँ कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति होनी चाहिए थी। वो देश का पहला मान्यता प्राप्त अखबार था। इतना तो कम से कम रीवा की विरासत की रक्षा होनी चाहिए। पर हो क्या रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं विपक्ष से जीता हूँ, ईश्वर की कृपा है। मैं से जितना दम पड़ेगा, अगर मेरे संघर्षों में दम होगा तो मैं सिमरिया का विकास जरूर कर दूँगा, किसी के रोकने से नहीं होगा। ये अपने आत्मबल की बात है। और दूसरी तरफ वो चीज़ें जो आपके सामने 20 सालों में सामने नहीं आई हैं, मैं आपको पूरी लाइब्रेरी के साथ एक डॉक्यूमेंट के साथ मैं 5 साल समर्पित करूंगा, ताकि आप रीवा का एक असली चेहरा आपके सामने खुलेगा। मैं इतना ही कहता हूँ। रमेश जी, डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, सदन में भी दिखाया, ये मुद्दे प्रासंगिक तो होते